हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स पे अध्ययन किया था। हमने 2 मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे। एक टॉपिक था चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल। तो हम थोड़ा सा फिर से इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कह रहे थे। वो लॉरेंज बल था Fm = Q-V-B sin थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख दे रहे थे Fm = Q × वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं। यदि कोई आवेशित कण, नंबर 1, यदि कोई आवेशित कण Q भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा हो, जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब गतिमान आवेशित कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो, तब थीटा = 0 डिग्री। तब इसमें रख दीजिए sin 0 होता है, तो उस पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल 0 हो गया। इसका अर्थ यह हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल मूव करे इन द फील्ड डायरेक्शन, तब उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन, इफ थीटा = 90, थीटा = 90, तब sin 90 1 हो जाता है। तब चुंबकीय बल Fm = Q × V × B मैक्सिमम। इसका अर्थ यह हो गया कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करे, इफ ए चार्ज पार्टिकल entered perpendicular to the magnetic field direction। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर इंटर कर दे, कोई चार्ज पार्टिकल ठीक इसके परपेंडिकुलर इंटर करे विद वेलोसिटी v, तब इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होएगा वो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। ये दूसरी कंडीशन आ गई। और तीसरी कंडीशन, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक विपरीत 180 अंश का कोण बनाते हुए गति करे, थीटा = 180, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र सपोज ऐसे है और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, एंटी पैरेलल। थीटा = 0 का मतलब पैरेलल, थीटा = 180 का मतलब एंटी पैरेलल इंटर करे, तब मैग्नेटिक फोर्स Fm = फिर 0, क्योंकि थीटा = क्या रख देंगे आप, थीटा = 180, sin 180 0 होता है। साइन की वैल्यू ध्यान रखिए -1 to +1 तक वेरी करती है। साइन का मान -1 से +1 तक होता है। sin 180 का मान 0 होता है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल फिर से 0 हो गया। दूसरा, हमने फार्मूले के रूप में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल पड़ा था। F = ILB sin थीटा, या F = I × L क्रॉस B। L यहां पर ये लेंथ को वेक्टर फॉर्म पे लेंगे, L क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड B है। ये जो फोर्स हमने
जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उस पर जो ये बल हमने निकाला था, ये लॉरेंज बल से ही निकाला था। F इज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा से ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स अपीयर होएगा वो उसकी सहायता से हमने निकाला था। फिर इसमें भी 3 कंडीशन आ गई। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रख दें और उसमें करंट फ्लो हो रही हो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तब थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 फिर से 0, तब F इज इक्वल टू 0, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। धारावाही चालक में यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दें, ये तो थीटा एंगल पर रखा है, यदि ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हुए इसमें करंट फ्लो कर दें, मतलब धारावाही चालक में जो धारा बह रही है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तब थीटा इज इक्वल टू 90, तब इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल मैक्सिमम F इज इक्वल टू ILB। यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें परंतु उसमें करंट जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट 180 के एंगल पे, मतलब एंटी पैरेलल करंट फ्लो हो रही हो, तब थीटा इज इक्वल टू 180, साइन 180 फिर से 0, तब इस पर लगने वाला चुंबकीय बल फिर से। इन दोनों के एक्सप्लेनेशन से हमको 2 चीजें मिल रही हैं। गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करेगा, कोई भी चुंबकीय बल का अनुभव नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही धारावाही चालक में यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धारा बह रही हो या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत धारा बह रही हो, तब उसमें भी कोई बल नहीं लगेगा। परंतु यदि करंट कैरिंग कंडक्टर है या मूविंग चार्ज पार्टिकल है, यदि वो थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 के बीच किसी एंगल को फॉर्म करते हुए मूव करे या कंडक्टर को किसी थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड पे रख दे, तब उस पे बल लगेगा। और मैक्सिमम बल लगेगा जब आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, या धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। इन 2 फार्मूले से F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा और F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा से हमने मैग्नेटिक फील्ड की 2 परिभाषाएं दी थी। एक तो इससे दी थी B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू भी, और दूसरी F इज इक्वल टू ILB मैक्सिमम जो फोर्स था इससे दी थी B इज इक्वल टू F अपॉन IL। तो डेफिनेशन देने के साथ साथ हमने इसके यूनिट भी पढ़े थे। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट था न्यूटन, ऐसा यूनिट था न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और उसी को हम टेस्ला भी कहते हैं और उसी को हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हो गया था चुंबकीय क्षेत्र का, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो गया। और दूसरा यूनिट था सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट को गाउस कह दिया था। गाउस एक आदमी थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टडी करी थी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उन्हीं के नाम से, और कई चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करा था, उन्हीं के नाम से सीजीएस यूनिट गाउस पड़ा। और एक गाउस जो है टेस्ला से क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा। तो एक गाउस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला, या टेस्ला 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गाउस। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, धारा और बल,
ये तीन चीजें आ रही हैं। धारावाही चालक में धारा, उस धारावाही चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है बी में, और उस चालक में बल लग रहा है एफ, चुंबकीय बल। तो जब चुंबकीय क्षेत्र, धारा और चुंबकीय बल इन तीनों का जिक्र होता है, तो इन तीनों की दिशाओं के निर्धारण के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नियम पढ़ते हैं। क्या? चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय बल एफ और विद्युत धारा की दिशा का निर्धारण करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है भाई। वो नियम है वो केवल दो नियम है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हमको चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा तीनों का जिक्र जहां पर होगा, वहां पर तीनों की दिशाओं के निर्धारण के लिए हमारे पास केवल दो नियम है। एक तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ध्यान से समझ लीजिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की सहायता से और दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 की सहायता से हम किस किस की दिशाओं का एक साथ निर्धारण करेंगे, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशाओं का निर्धारण करेंगे। रूल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, द डायरेक्शन ऑफ FM, B एंड I। देखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंडेड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। क्या है? देखिए, यदि हम बाएं हाथ की तीन अंगुलियां कौन कौन लेंगे? अंगूठा लेंगे, उसके बगल में तर्जनी और उसके बगल में मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। ये देखिए, ये बाएं हाथ है, अंगूठा जेड एक्सेस में ऊपर की ओर और तर्जनी ये एक्स एक्सेस में मान लीजिए, और ये मध्यमा जो है वाई एक्सेस में मान लीजिए। ये तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे रखेंगे। यदि हम बाएं हाथ की तीन अंगुलियों, अंगूठा थंब, तर्जनी का मतलब इंडेक्स फिंगर और मध्यमा का मतलब मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रखें। ये देखिए, अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये अंगूठे और तर्जनी के बीच ये 90 का एंगल, सिमिलरली तर्जनी और मध्यमा के बीच भी 90 का एंगल, और अंगूठे और तर्जनी के बीच भी 90 का एंगल। ये ध्यान रखना है। यदि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, ऐसी स्थिति में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और मध्यमा किसको रिप्रेजेंट करेगी? मिडिल फिंगर। उस धारावाही चालक में जो धारा बह रही उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। तब जो चुंबकीय बल लगेगा धारावाही चालक पर, वो अंगूठे के अनुदिश चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी? यदि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो ऐसी स्थिति में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की बी की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो चुंबकीय बल उस चालक पर, जो चुंबकीय बल लगेगा वो अंगूठा जहां को हो रहा है उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। मींस बी, एफ और आई के बीच तीनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। ये ध्यान रखना है। चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा तीनों की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी। FBI के लिए एक नियम तो यह हो गया, और दूसरा नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2।
ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैला दें, बिल्कुल एकदम से इस प्रकार से फैला दें कि उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के क्या रहे, बिल्कुल लंबवत परपेंडिकुलर हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत, इधर को अंगुलियां, इधर एक्स एक्सेस में उंगलियां हैं और वाई एक्सेस में अंगूठा है। ये दोनों अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहें, तब ऐसी स्थिति में यदि अंगूठे के अनुदेश धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हो, तो तब उस धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होगा इस हथेली के अभिलंबवत बाहर की ओर लगेगा। दाएं हाथ का नियम फिर सुन लीजिए। यदि दाएं हाथ को हम इस प्रकार से फैलाएं कि अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे, ऐसी स्थिति में यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेंगी, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा, व्यक्त करेगा, तो उस चालक पर लगने वाला बल जो चुंबकीय बल होगा Fm, वो हथेली के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। भाई देखिए, F, B और I के लिए केवल और केवल हमारे पास ये दो नियम हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली के एक तो नियम नंबर 2 है, एक नियम नंबर 1 है, अभी एक दाएं हाथ का नियम भी है। भाई हम केवल दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 याद रखेंगे। FBI के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर इसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं भाई, B और I का यदि जिक्र कहीं पर होता है तो उसके लिए हमारे पास उसके लिए भी नियम है। केवल चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युत धारा की दिशाओं का एक साथ निर्धारण करना है। अब यहां पर चुंबकीय बल की बात नहीं हो रही है। यदि हमको केवल चुंबकीय क्षेत्र B और धारा I, धारावाही चालक में धारा बहेगी, केवल इन दोनों की दिशाओं का निर्धारण करना है, तब ऐसी स्थिति में हमारे पास 3 नियम आएंगे। वो 3 नियम क्या क्या हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ B एंड I, केवल B और I के लिए। तो पहला नियम आता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल है। भाई क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों और अंगूठे के बीच एक पेच को पकड़े ऐसे कि अंगूठा कहां को रहे, इस पेच के पैरेलल रहे, ऐसी स्थिति में यदि पेच की नोक चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, पेच की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा हो, पेच की नोक चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, तो अंगूठा जिधर को घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, स्क्रू से हम क्या करते हैं, स्क्रू से किसी नट को या तो हम कसते हैं या ढीला करते हैं। यदि कसेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा घूमेगा, यदि कसेंगे तो क्लॉकवाइज अंगूठा घूमेगा, यदि ढीला करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम हो गया, यदि दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच हम किसी चालक को इस प्रकार से पकड़े कि चालक की नोक
चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, मतलब चालक की नोक किसको प्रदर्शित करेगी? धारा को। तो अंगूठा जिधर को घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्क्रू है, स्क्रू की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, और अंगूठा यदि पॉइंट इधर जाएगा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इधर चुंबकीय क्षेत्र पी पॉइंट पे क्रॉस द्वारा दिखा रखा है। ध्यान देने की बात है भाई, जब हम बायो सेवर्ट्स लॉ वगैरह वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर ये जरूरी आना है। क्रॉस द्वारा दिखा रखा है, क्रॉस द्वारा इसका मतलब इस बिंदु पर, इस पेच के इस तरफ कोई भी बिंदु होगा तब अंगूठा क्लॉकवाइज घूमेगा, तब उस बिंदु किसी भी बिंदु पर वहां चुंबकीय क्षेत्र इस कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर। यदि अंगूठा एंटी क्लॉकवाइज आएगा तब पॉइंट पी कहीं इस तरफ आ जाएगा, तब पी डैश पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इस डॉट का अर्थ हो गया कि इस कागज के तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की होगी। देखो, धारा सीधे वाई एक्सेस में है और चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सेस में, या तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड या परपेंडिकुलर अपवर्ड। इसका मतलब ध्यान यह भी रखना है कि बी और आई एक दूसरे के लंबवत होंगे, बी और आई के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। बी एंड आई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा नियम, अगला बी और आई की दिशाओं के निर्धारण के लिए अगला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 है भाई। एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 था, उस पर हमने डिस्कस कर दिया, और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 की सहायता से हम क्या करेंगे? केवल बी और आई की दिशाओं का निर्धारण करेंगे। फिर से यदि दाएं हाथ की हथेली को हम इस प्रकार से फैलाएं कि अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रहे और अंगूठे के अनुदिश चालक को रख दें, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अंगूठे के अनुदिश चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तब इस हथेली के इस तरफ किसी बिंदु पर, यहां कहीं भी कोई बिंदु हो, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हथेली के अभिलंबवत बाहर की ओर। ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 हो गया भाई। अंगूठे के अनुदिश चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को यदि हम व्यक्त करेंगे, धारा की दिशा हो व्यक्त करेंगे, क्या होगी? अंगूठे के अनुदिश चालक में इस नियम के अनुसार चालक में प्रवाहित धारा की दिशा होगी। तब हथेली के अनुदिश इधर कहीं कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हथेली के अभिलंबवत बाहर की ओर, हथेली के अंदर की ओर नहीं होगी, परपेंडिकुलर इनसाइड नहीं होगी, परपेंडिकुलर हथेली के अभिलंबवत आउटसाइड होगी। बी और आई के लिए यह दूसरा नियम हो गया। बी और आई के लिए एक तीसरा नियम और आता है, उसको हम कहते हैं दाएं हाथ की अंगुष्ठ का नियम, अंगूठे का नियम। क्या? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार भी हम क्या करेंगे? बी और आई की दिशाओं का निर्धारण करेंगे, परंतु बी और आई की दिशाएं क्या होंगी भाई? एक दूसरे के लंबवत। जैसे एफ बी आई एक दूसरे के लंबवत, वैसे ही बी और आई भी एक दूसरे के लंबवत, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? यदि हम किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ में अंगूठे और उंगलियों के बीच में इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहें, जैसे पेच वाला था लगभग वैसा ही है, परंतु थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें भाई। और अंगूठा का रहे धारावाही चालक के समांतर रहे, और यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा तो उंगलियों का घुमाव डायरेक्शन वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये देखिए, ये करंट की डायरेक्शन, ये अंगूठे के अंदर। अंगुलियां कहां को प्रदर्शित करेंगी? अंगुलियां
अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होंगी भाई। ये अंगूठे के अनुदिश धारा और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। और बी और आई क्या होंगे, मतलब अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत रहे। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, वैसे दिख नहीं रहा है। ये अंगुलियां, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निगेटिव वाई एक्सेस, और अंगूठा ऊपर को है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे क्लियर दिख नहीं रहा। ये देखिए, अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत, ये धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अपवर्ड। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ध्यान रखना है, अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत रहे। अब देखिए, एफबीआई की दिशाओं के निर्धारण के लिए हमारे पास दो नियम हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। और एफबीआई तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, लंबवत रहेंगे। जबकि बी और आई की दिशाओं के निर्धारण के लिए हमारे पास 3 नियम हैं। स्क्रू रूल, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, दूसरा है हमारे पास दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, और तीसरा है दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम, अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल कहलाता है। अंगूठा चालक में धारा की दिशा और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा और अंगुलियां जो हैं एक दूसरे के लंबवत रहेंगी, ये परपेंडिकुलर रहेंगी, ये ध्यान रखना है। बी और आई दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के लंबवत। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का अध्ययन कर लेते हैं। हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हमने एक तो क्रॉस द्वारा रिप्रेजेंट करा हुआ है। देखिए, क्रॉस द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी। इस कागज के तल पे मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस द्वारा व्यक्त कर रहा हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में हम क्या करते हैं, एक आवेशित कण को भी वेग से प्रवेश कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब इस कागज के तल के अभिलंबवत कहां को है, नीचे को। यदि डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड कहां को होता, इस कागज के तल के अभिलंबवत ऊपर को। ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र डाउनवर्ड है भाई, बिल्कुल डाउनवर्ड, नीचे की ओर, नीचे की ओर। और एक कण को हम इसके परपेंडिकुलर इंटर कराते हैं। पीछे हमने पढ़ा है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो अधिकतम चुंबकीय बल लगता है। हमने एक आवेशित कण को इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया और उस पर बल लगा भाई। आवेशित कण क्यू माना, आवेशित कण क्यू, क्यू का मतलब लिखने का तरीका है, क्यू का मतलब कण पर आवेश है क्यू को यदि भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत प्रवेश कराया जाता है तो कण पर लगने वाला, किस कण पर, आवेशित कण, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल मीन्स लॉरेंज बल है भाई, ये चुंबकीय
कितना हो जाएगा भाई? Fm इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा जब लंबवत कोई आवेशित कण प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र के, तो चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है। Fm इज इक्वल टू क्यू वी पी। नंबर 1। अब देखिए, एक आवेशित कण Q को हमने भी वेग से इंटर कराया चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये गोल गोल घूमने लग गया, वृत्तीय गति करने लगा, सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया इसने। तो इस वृत्त के केंद्र की ओर इस पर एक बल लगेगा। ये भी वेग से गति कर रहा है। देखिए, यहां पहुंचेगा ये कण क्यों? इसके वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, परंतु वेग की दिशा लगातार बदल रही है। तब भी वृत्त के केंद्र की ओर इस पर बल लगेगा F। यही चुंबकीय बल है Fm मैक्सिमम। यहां पहुंचेगा तब भी इस आवेशित कण पर वृत्त के केंद्र की ओर बल लगेगा। एक पूरा रोटेशन करने पर करा इसने, तो इस वृत्त की परिधि में ये जहां जहां पहुंच रहा है, प्रत्येक स्थान पर जो चुंबकीय बल है वो कहां को लग रहा है? वृत्त के केंद्र की ओर। और वेग कहां है? बल के अभिलंबवत। वेग और चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय बल एक दूसरे के क्या हैं? अभिलंबवत हैं। जब किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी वेग से गति कराया जाता है, तो चुंबकीय बल का मान अधिकतम होगा। नंबर 1 चीज, Fm इज इक्वल टू क्यू वी। अब ये सर्कुलर मोशन क्यों करता है? देखिए, इसका वेग एक समान है, परंतु वेग की दिशा लगातार बदल रही है। परंतु इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? माना कण का द्रव्यमान m है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² रहेगी। वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। वो नियत रहेगी, वो बदलेगी नहीं। बदलेगी नहीं तो ये क्या करना शुरू कर देता है? चूंकि ये कोई वर्क नहीं करता है, क्योंकि इस बल के प्रभाव से इस कण के द्वारा कोई वर्क नहीं होता है। वर्क नहीं होता है तो केवल ये सर्कुलर मोशन करता है। ऐसी स्थिति में इस लॉरेंज बल से, इस चुंबकीय बल से वृत्तीय गति करने के लिए इसको क्या मिलता है? अभिकेंद्री बल मिलता है। ये Fc है कायदे से। किससे मिल रहा है ये Fc? ये Fc किससे मिल रहा है? लॉरेंज बल से, इससे मिल रहा है। आवेशित कण, आवेशित कण जब B के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्तीय हो जाता है। उसका पथ, उसका जो मार्ग होता है, मतलब द पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल सर्कुलर। क्या हो जाएगा? वो सर्कुलर हो जाएगा। लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्तीय हो जाता है, वृत्तीय हो जाता है, अर्थात वह वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। जब भी हमने पढ़ा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी गति में वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अतः वृत्तीय हो जाता है। अतः कण पर लगने वाला अभिकेंद्री बल,
अभिकेंद्री बल, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू mv² अपॉन r। पीछे पड़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, 11th में, और भी कई जगह। जहां ये नंबर 2 हो गया भाई, जहां m इज इक्वल टू, वेयर m इज इक्वल टू कण का द्रव्यमान है भाई, मास ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल which is moving perpendicular to the which is entering perpendicular to the magnetic field and moving in circular path। अब आइए देखिए, ये अभिकेंद्री बल किससे मिलेगा? इस चुंबकीय बल से मिलेगा, लॉरेंज बल से। हमने पढ़ा हुआ है, जब भी किसी वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर अभिकेंद्री बल लगता है उसके केंद्र की ओर, वो अभिकेंद्री बल अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, वो किसी न किसी बल का स्रोत होता है, किसी बल से प्राप्त होगा। मतलब कण को वृत्तीय गति करने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल, लॉरेंज बल मतलब चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होएगा वो किससे मिलेगा भाई? इस लॉरेंज बल से मिलेगा। तो क्या करते हैं, इस लॉरेंज बल को मतलब FM को, चुंबकीय बल को हम किसके बराबर इक्वेट कर देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सो FM इज इक्वल टू FC। FM है हमारे पास चुंबकीय बल, आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है उस पर जो चुंबकीय बल लग रहा है वो अधिकतम लग रहा है। F इज इक्वल टू QVB मैक्सिमम, नंबर 1। और इस चुंबकीय बल से इसको वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, mv² अपॉन r। इन दोनों को बराबर कर दें। क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि चुंबकीय बल से हमने लिख दिया, कण को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल चुंबकीय बल से प्राप्त हो रहा है। अतः आगे बढ़ते हैं, चलिए। अतः क्या कर दें भाई? FC इज इक्वल टू FM। सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिला हमको? ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिला हमको मैग्नेटिक फोर्स से। सो mv² अपॉन r इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। एक V से V कैंसिल हो गया, तो हम इसके जो सर्कुलर मोशन कर रहा था उस सर्कुलर मोशन में उसका जो रेडियस था, उस वृत्तीय गति में वृत्त की जो त्रिज्या थी उसको निकाल देते हैं। सो r इज इक्वल टू, यहां एक V से V कैंसिल हो गया, r को उधर भेज दीजिए, r इज इक्वल टू mv अपॉन q। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और उत्तराखंड बोर्ड में 2020 में ये पूछा भी गया है। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी वेग से प्रवेश करता हो
तो उस कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी? ड्राइव करिए। R इज इक्वल टू एम भी अपॉन क्यू बी। ये नंबर तीसरी चीज पढ़ दी हमने फॉर्मूले के रूप में। इससे पहले दो चीजें क्या पढ़ी थी? F इज इक्वल टू क्यू भी वी साइन थीटा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो लॉरेंज बल F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी वी साइन थीटा। नंबर एक चीज उसको कहा था, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था, केवल मैग्नेटिक फील्ड था, परपेंडिकुलर था, उस पर डिस्कस करा था। आवेशित कण परपेंडिकुलर इंटर कर रहा था, उस पर बहुत डिटेल से हमने अध्ययन करा था। नंबर एक चीज। और नंबर दो चीज हमने फॉर्मूले के रूप में धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा पढ़ा था। और ये तीसरी चीज आ गई फॉर्मूले के रूप में। अब ध्यान ये रखना है कि इस त्रिज्या को, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तमाम प्रकार से। देखो यहां पर एम भी क्या है? एम भी मोमेंटम है। उस चार्ज पार्टिकल जो भी वेग से जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका मोमेंटम है, संवेग है, संवेग। तो पहला फैक्टर आर इज प्रोपोर्शनल एम भी। मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी। नंबर एक फैक्टर तो ए इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी। और दूसरा फैक्टर है आर इज प्रोपोर्शनल 1/q। आवेश का मान कम होगा तो रेडियस ज्यादा होगी, आवेश का मान ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगी। और तीसरा फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तब भी रेडियस क्या होएगी भाई? कम होएगी। और कम मैग्नेटिक फील्ड होगा तो रेडियस ज्यादा होगा। और एक बात का ध्यान रखना, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सपोज कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पर प्रवेश कर रहा है। मान ले हमने एक आवेशित कण ये है, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करा तो उसका मार्ग ये वृत्तीय हो गया। एक कण सपोज इसको v1 वेग से हमने प्रवेश कराया और उसके मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी? ये r1। और उसी कण को यदि उसी कण को हम कम वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराए, v2 वेग से प्रवेश कराए, v2, तब देखिए उसकी त्रिज्या कम होगी भाई, ये r2। एक ही साथ में दिखा दे रहा हूं डायग्राम। जब कण का वेग कम होगा तो उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी कम होगी। यदि कण का वेग ज्यादा होगा तो कण के मार्ग की त्रिज्या भी ज्यादा होगी। तो एक में और फैक्टर, एक तो एम भी के फॉर्म पे लिखा हमने, एक आर इज प्रोपोर्शनल वी, ये चौथा फैक्टर। वैसे ये जो चौथा फैक्टर है ये पहले में ही इंक्लूड हो गया है। इसका मतलब यदि v1 इज ग्रेटर देन v2, इस डायग्राम को देखिए, v1 ज्यादा है, v2 कम है। यदि कण का वेग ज्यादा है तो त्रिज्या भी ज्यादा होगी, r1 इज ग्रेटर देन r2। यदि वेग ज्यादा है त्रिज्या इतनी हुई, ज्यादा हुई। यदि वेग कम हुआ तो त्रिज्या कम होगी। ये देखिए, r1 इज ग्रेटर देन r2। इसका मतलब सीधे सीधे वेग पर भी उसका जो रेडियस है वो वेग पे भी, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है।
अब चूंकि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा था, तो उसका मार्ग वृत्तीय हो जा रहा था, तो हमने एक चीज तो ये निकाल दी कि इसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r कितनी है। r इज इक्वल टू हमने निकाल दिया mv/qb। अब ये एक रोटेशन में कितना टाइम लेता है, टाइम भी निकाल देते हैं। आवर्तकाल इसको कहते हैं टाइम पीरियड। आवर्तकाल मीन्स उस कण का एक रोटेशन करने में लिया गया समय, कण द्वारा आवेशित कण द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय। T इज इक्वल टू 2πr/b, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा काल होता है भाई। ये देखिए, समय बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक रोटेशन में ये डिस्टेंस 2πr, ये सरकमफ्रेंस के बराबर ट्रेवल कराए 2πr अपॉन टी। एक रोटेशन में लिया गया समय वो टाइम पीरियड हुआ, और भी स्पीड से वो रोटेशन कर रहा है, तो हम r की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। r हमने निकाल रखा है, r इज इक्वल टू mv/qb, तो r की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो t इज इक्वल टू, चलिए यहीं पर लिख देता हूं मैं, t इज इक्वल टू 2πr mv/qb, mv भी कट जाएगा तो 2πm अपॉन b भी कट गया अपॉन qb। r की वैल्यू रख दिया mv/qb, v भी कट गया तो 2πm अपॉन। ये नंबर 4 एक रोटेशन में लगा टाइम हो गया भाई। ये 2πm अपॉन एक रोटेशन में, एक चक्कर में लिया गया समय, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन। अब आवर्ती भी निकाल देते हैं, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड कितने रोटेशन कर सकता है आवर्ती फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, देखिए इसको न्यू से डिफाइन करेंगे, प्रति सेकंड आवेशित कण द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, कितने रोटेशन पर सेकंड हो रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी हुई। तो आवर्ती न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है भाई। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू 1/t। टी हमने ये निकाला है, इसका उल्टा कर दीजिए तो न्यू इज इक्वल टू qb अपॉन 2πm। ये नंबर 5वीं चीज आ गई भाई, नंबर 5वीं चीज आ गई। एक चीज और निकाल देते हैं, एक चीज क्या निकाल देते हैं, जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो भी निकाल देते हैं। देखिए कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल in magnetic field which is entering perpendicular to the magnetic field।
काइनेटिक एनर्जी। ये कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी? ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होगी भाई। अब इसी से देखिए, इसको हम ऐसे निकाल देते हैं, ई के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ये रिलेशन हमने पढ़ा भी हुआ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। अब एम भी क्या हो गया? मोमेंटम। तो ई के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब P इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? P इज इक्वल टू √2m इंटू ई के। सो P इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ई के इंटू 2m। ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। सो P इज इक्वल टू √2m इंटू ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। अब R इज इक्वल टू, आइए R इज इक्वल टू एम भी अपॉन, R इज इक्वल टू एम भी अपॉन क्यू भी हमने निकाला था, क्यू बी निकाला था। देखिए एम भी क्या हो गया? पी, पी अपॉन क्यू बी। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म पे भी पूछ दिया जाता है, क्यू बी। तो पी की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, माना पी दिया है तब ठीक है, पी नहीं दिया, एम और ई के काइनेटिक एनर्जी दिया है, तब उसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या आर इज इक्वल टू √2m इंटू ई के अपॉन √ केवल ऊपर रहेगा, ये P का मान हो गया, अपॉन Q। ये अगला नंबर कितना नंबर? इससे पहले हमने 5 नंबर करे थे, तो ये हो गया नंबर। जब कोई, अब हम समरी पे आ जाते हैं, क्योंकि लंबा लेक्चर बन रहा है इसलिए हम इसकी समरी कर देते हैं। आज के लिए यहीं पर इसको क्लोज करेंगे। आज हमने देखिए क्या क्या पढ़ा। हमने लॉरेंज बल की थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करा, गतिमान आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा था उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करा। धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की व्याख्या करी। चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के लिए हमने 2 नियम पढ़े, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 2। इन 2 ही नियमों से हम केवल FBI की दिशाओं का निर्धारण कर पाएंगे, परंतु ध्यान ये रखना कि इन 2 नियमों को लगाएंगे जब हम कहीं पर, तो दोनों नियमों से FBI की डायरेक्शंस सेम आनी चाहिए और वो 3 के 3 एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने B और I के लिए B और I की दिशाओं के निर्धारण के लिए नियम पढ़े। वो 3 नियम थे, पेच का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम। इन तीनों को जब हम अप्लाई करेंगे तो तीनों से B और I की डायरेक्शन सेम आनी चाहिए और B और I की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी। उसके बाद हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का अध्ययन करा हमने। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया, तो लंबवत प्रवेश कराने पर उसका मार्ग वृत्तीय हो गया। तो हमने इसमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकाली। उस वृत्ताकार मार्ग को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, टाइम पीरियड निकाला, और प्रति सेकंड कितने रोटेशन वो करेगा, फ्रीक्वेंसी निकाली। उसका मोमेंटम निकाला और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे उसके रेडियस को, उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को निकाला। अब हम अगले लेक्चर यहां से शुरू करेंगे कि जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश न करा करके किसी कोण पर प्रवेश कराएं, तब उसकी क्या स्थिति होगी। इसको अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।